थर्मोडायनेमिक्स क्या है, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने का एम क्या था, थर्मोडायनेमिक्स आया कहां से, दैट वी हैव स्टडीड इन लास्ट वीडियो। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम और प्रोसेसेस क्या है। अब हम एक्चुअल में स्टडी स्टार्ट करते हैं अपने सिलेबस के लिए, यानी जो हम एग्जामिनेशंस में जहां से क्वेश्चन पूछेंगे अब मैं स्टार्ट करता हूं। लेकिन अगर मैंने पहले वाला वीडियो अच्छे तरीके से समझा है तो मैं आगे सारी चीज को कनेक्ट कर सकता हूं कि ये पर्टिकुलर चीजें किस तरीके से जुड़ी हुई हैं आपस में। ओके, तो अगर आपने पहला वाला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज पहले वाला वीडियो को देख लो, फिर आपको सारी चीजें और अच्छे तरीके से क्लियर समझ में आ जाएंगे। तो ये जो हमारा सेकंड जो पहला टॉपिक था बेसिस ऑफ थर्मोडायनामिक्स, तो बेसिस ऑफ थर्मोडायनामिक्स में पहला पॉइंट हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन। उस का दूसरा पॉइंट 1.2 यू कैन से दूसरा पॉइंट हम पढ़ने जा रहे हैं थर्मोडायनामिक सिस्टम एंड प्रोसेसेस। तो फ्रेंड्स थर्मोडायनामिक्स क्या है ये हम पढ़ चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी दैट व्हाट इज द सिस्टम। सिस्टम क्या है? तो हमें पता है सर कि थर्मोडायनामिक्स में मुझे एक एनर्जी देना है कहीं पे और उससे दूसरा एनर्जी लेना है। तो कहां पे देना है? जहां पे मुझे देना है एक एरिया या एक रीजन को मुझे फिक्स करना पड़ेगा, यानी कि एक एरिया या रीजन को मैं फिक्स करूंगा और उसी एरिया और रीजन को मैं बोलूंगा सिस्टम। यानी कि माय डियर मैं ये बोल सकता हूं कि सर जो सिस्टम है, सिस्टम का मतलब होगा अ पर्टिकुलर एरिया और रीजन वेयर वी हैव टू फोकस आवर स्टडी। अपनी स्टडी करने के लिए, अपने स्टडी को देखने के लिए, अपने एनर्जी के ट्रांसफर के चेंजेस को देखने के लिए मैंने एक एरिया या रीजन कंसीडर किया जहां पे मैं कुछ इनपुट दूंगा एनर्जी का, कुछ आउटपुट लूंगा और इनपुट और आउटपुट देने से, इनपुट और आउटपुट देने से इसके सिस्टम पैरामीटर्स में क्या क्या चेंजेस आए वो हम पढ़ेंगे। तो वही थर्मोडायनामिक्स हमारा। तो उसको पढ़ने के लिए जो मैंने एरिया कंसीडर किया इसको मैं बोलता हूं सिस्टम। ओके, तो सिस्टम का मतलब अ पर्टिकुलर एरिया रीजन वेयर वी हैव टू फोकस आवर स्टडी। नेक्स्ट, व्हाट इज सराउंडिंग? सराउंडिंग का मतलब है सर कि सर ये जो मेरा सिस्टम है, इस सिस्टम के अलावा जो भी कुछ बाहर है, सिस्टम के अलावा जो भी कुछ बाहर ये दिख रहा है आपको पूरा का पूरा, यानी कि ये सिस्टम है तो बाहर वाला क्या होगा मेरा सराउंडिंग। यानी अगर मैं इस रूम को सिस्टम कंसीडर कर लेता हूं माय डियर, तो इस रूम के बाहर पूरा यूनिवर्स जो होगा वो मेरे लिए क्या हो जाएगा सराउंडिंग। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज बाउंड्री? तो बाउंड्री का मतलब है सर ये सिस्टम है और बाहर का पूरा सराउंडिंग है। यानी कि अगर मैं इसको यूनिवर्स मानता हूं, ध्यान से देखो, इसको मैं अगर यूनिवर्स मान लेता हूं तो इस सिस्टम के अलावा बाहर ये जो भी कुछ है ये पूरा का पूरा क्या है सराउंडिंग। तो सिस्टम और सराउंडिंग को कोई ऐसी चीज है जो सेपरेट कर रही है, लाइक ये जो मेरा गोला है ये बना हुआ है, और इसी को मैं बोलूंगा बाउंड्री, इसी को मैं बोलूंगा बाउंड्री। यानी कि बाउंड्री का मतलब जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करे उसको मैं बोलूंगा बाउंड्री। ठीक है। नाउ अब ये बाउंड्री कितने तरीके का बाउंड्री हो सकता है? तो अगर मैं बाउंड्री की बात करूं कितने तरीके का बाउंड्री हो सकता है, तो मैं बोलूंगा कि सर ये जो मेरा बाउंड्री होगा वो कुछ डिफरेंट तरीके का बाउंड्री कौन कौन सा देख लेते हैं। अगर मैंने फिक्स कर दिया, एक होगा हमारा जिसको बोलेंगे हम रिजिड बाउंड्री। क्या बोलेंगे? रिजिड बाउंड्री। यानी अगर सर मेरा ये सिस्टम है, मेरा अगर ये सिस्टम है, ये पूरा पूरा का सिस्टम है और इसके बाहर पूरा सराउंडिंग है और मैं कुछ भी कर लूं तो जो इसका ये फिक्स ये जो रीजन है ये चेंजेस नहीं होने वाला, रिजिड है कंटेनर। मान लो ये पूरा रूम ही मान लो, पूरा रूम को क्लोज कर दिया गया तो रूम की जो दीवार है, जो रूम का वॉल है उसको मैं डिस्प्लेस नहीं कर सकता, तो मेरे लिए जो पूरा रूम होगा वो क्या होगा, मेरा रिजिड होगा। नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट हमारा है फ्लेक्सिबल बाउंड्री। फ्लेक्सिबल बोलो या बोल सकते हो मूवेबल बाउंड्री। इसका मतलब सर अगर मान लो मेरा ये बाउंड्री है, एग्जांपल ले लेते हैं, ये मेरा सिस्टम है और इस सिस्टम के लिए मेरा बाउंड्री क्या होगा, इस सिस्टम के लिए मेरा बाउंड्री होगा सर ये वाला बाउंड्री है मेरा। लेकिन जैसे थोड़े टाइम बाद ये पिस्टन डिस्प्लेस होके कुछ सपोज यहां पे आ गया, ये पिस्टन डिस्प्लेस होके कुछ यहां पे आ गया, तो अब मेरा जो
अब मेरा जो सिस्टम है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। अब वो सिस्टम कौन सा हो जाएगा, ये रेड वाला पूरा जो दिख रहा है, अब मेरा सिस्टम ये हो जाएगा। यानी कि पहले जो मेरा ये बाउंड्री था, अब ये बाउंड्री चेंज हो गया, कौन सा हो गया, अब ये वाला जो पर्टिकुलर रीजन है, ये वाला जो बाउंड्री है, ये डिस्प्लेस होके अब यहां तक आ गया। तो मैं इसको बोलूंगा फ्लेक्सिबल बाउंड्री। तो पहला मैंने डिस्कस किया रिजिड बाउंड्री, दूसरा मैंने डिस्कस किया फ्लेक्सिबल बाउंड्री। नाउ द थर्ड इज रियल एंड इमेजिनरी बाउंड्री। ये क्या है सर, अगर मैं एक सिस्टम ले लिया, एक पाइप ले लेता हूं, पाइप में फ्लूइड फ्लो कर रहा है, सपोज पाइप में कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है इस तरीके से, लेकिन हमें स्टडी के लिए क्या करना है, हमें स्टडी के लिए एक पर्टिकुलर रीजन फिक्स करना है। तो मैंने ये रीजन फिक्स कर लिया, ये रीजन मैंने फिक्स कर लिया कि ये मेरा सिस्टम है। अब इसको मैंने फिक्स तो किया है सिस्टम, लेकिन ध्यान से देखो सर, ये तो मैंने सिस्टम किया और यहाँ पे एक्चुअल में भी बाउंड्री है, ये भी एक्चुअल बाउंड्री है, आपने बनाया भी और ये बाउंड्री एक्चुअल में है भी, तो इसको हम बोलेंगे रियल बाउंड्री। लेकिन यहां पे बाउंड्री नहीं था, यहां पे बाउंड्री नहीं था, लेकिन मैंने सिस्टम को कंसीडर करने के लिए यहां पे भी बाउंड्री माना है, यहां पे भी बाउंड्री इमेजिन किया है, तो इस बाउंड्री को मैं बोलूंगा इमेजिनरी बाउंड्री। ओके, समझ में आया। यानी कि अगर मैं बात करूं रिजिड का, तो रिजिड में सर सिस्टम में जो सिस्टम के वॉल, यानी रिजिड का मतलब बिल्कुल चेंज नहीं होगा, और यहाँ फ्लेक्सिबल का मतलब एक पर्टिकुलर रीजन जो हमारा मूव कर गया। तो जो मेरा सिस्टम पहले ये था, अब सिस्टम भी चेंज हो गया, ठीक है, तो उसको मैं बोला फ्लेक्सिबल बाउंड्री। एंड रियल इमेजिनरी के लिए मैंने क्या किया, एक पाइप फ्लो लिया, पाइप फ्लो में जो एक्चुअल में बाउंड्री है उसको मैंने रियल बोला, और जो मैंने खुद इमेजिन किया अपनी स्टडी के लिए तो उसको मैंने इमेजिनरी बोला। और ध्यान से देखोगे माय डियर, तो आपको पता चलेगा कि ये जो मेरा रिजिड एंड फ्लेक्सिबल बाउंड्री है, ये हमेशा आएगा किसमें, क्लोज्ड सिस्टम में। क्लोज्ड सिस्टम में, यानी क्लोज सिस्टम में मैं डिस्कस करूंगा रिजिड बाउंड्री एंड फ्लेक्सिबल बाउंड्री। क्या होता है क्लोज सिस्टम, दैट वी विल डिस्कस लेटर। और अगर मैं रियल और इमेजिनरी की बात करूंगा, तो जो रियल और इमेजिनरी वाला पार्ट है सर, वो आएगा हमारा ओपन सिस्टम में, ओपन सिस्टम में, ठीक है। तो ओपन सिस्टम में मैंने इसको क्या बोला कि रियल और इसको इमेजिनरी, और क्लोज सिस्टम में जो मेरा रिजिड और फ्लेक्सिबल आएगा। और एक और चीज माय डियर, अगर मैं ध्यान से देखूं तो क्लोज सिस्टम में मेरा ये जो दोनों चीज आ रहा है, आपने कभी कभी सुना होगा और आप कंफ्यूज भी हो जाते हो, कभी क्लोज सिस्टम बोलता है, कभी केबल सिस्टम बोलता है, कभी कंट्रोल वॉल्यूम बोल देता है, तो ये सब है क्या, सब एक ही चीज है। एक एरिया, वो रीजन जो आप स्टडी के लिए फोकस कर रहे हो, वही सब कुछ है। लेकिन वही एरिया और रीजन क्लोज के केस में हम हमेशा सिस्टम बोलेंगे। अगर वो क्लोज्ड है तो हमेशा हम सिस्टम बोलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर वो ओपन है तो उसके केस में मोस्टली हम बोलेंगे कंट्रोल वॉल्यूम। यानी ओपन वाले केस में मैं कंट्रोल वॉल्यूम बोल रहा हूं, और क्लोज वाले केस में मैं हमेशा बोल रहा हूं सिस्टम। क्लियर। तो आपको समझ में आ गया कि सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है, और बाउंड्री क्या है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस कि सिस्टम का टाइप्स क्या क्या है, कितने कितने टाइप का सिस्टम होता है। तो नेक्स्ट अगर मैं डिस्कस करूं टाइप्स ऑफ द सिस्टम, देन हमें पता है कि टोटल हमारे पास 3 टाइप का सिस्टम है। कितने टाइप का सिस्टम है, 3 टाइप का सिस्टम। कौन कौन सा, पहला है हमारा क्लोज सिस्टम, यानी कि अगर मैं बात करूं सिस्टम, ठीक है, तो मैं बोलूंगा पहला जो मेरा सिस्टम है इसको हम बोलेंगे क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज सिस्टम का मतलब सर वो सिस्टम जिसमें मास ट्रांसफर नहीं होगा, केवल और केवल एनर्जी का ट्रांसफर होगा। यानी अगर मैं यहां पे मास ले लेता हूं, यहां पे मैं एनर्जी ले लेता हूं सर, तो मैं देख पाऊंगा कि यहां पे क्लोज सिस्टम में मास का ट्रांसफर नहीं होगा, लेकिन क्लोज सिस्टम में एनर्जी का ट्रांसफर होगा, ठीक है, क्योंकि जो मेरा कंटेनर था मैंने क्लोज कर दिया उसको। नेक्स्ट जो मेरा सेकंड थिंग्स है उसको हम बोलेंगे क्या, ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम का मतलब सर ऐसा सिस्टम जहां पे मास भी ट्रांसफर होगा। जैसे हमने देखा पाइप, तो हमने इमेजिनरी माना था ना, वहां से मास तो जा ही रहा था, तो मास भी ट्रांसफर होगा और एनर्जी भी ट्रांसफर होगा। और अगर मैं बोलूं कि सर इसका एग्जांपल भी साथ में लेके चलो,
तो मैं एग्जांपल्स के लिए बोलूंगा माय डियर कि सर क्लोज सिस्टम का मतलब, ध्यान से देखो, क्लोज सिस्टम का मतलब है क्लोज सिस्टम में केवल और केवल एनर्जी का ट्रांसफर होगा। तो कोई भी रिजिड कंटेनर ले लो या आप ले लो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट विदाउट वॉल्व, वॉल्व नहीं है, तो अब इस केस में ये मेरा क्या हो जाएगा, यही मेरा सिस्टम होगा। तो ये बस बाउंड्री मूव कर सकता है, मास जो रहेगा इसके अंदर सिस्टम में वही रहेगा हमेशा, वो मास केवल मूव करेगा लेकिन मास नया ऐड नहीं होगा। लेकिन एनर्जी को मैं मूव कर सकता हूँ, यहाँ से मैं हीट सप्लाई कर सकता हूँ, यहाँ से वर्क मुझे मिल सकता है। तो ये हमारा क्या होगा, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट विदाउट वॉल्व। दूसरा अगर मैं बोलूं कि सर ओपन सिस्टम का एग्जांपल बताओ, तो मैं बोलूंगा कि सर इसी पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट को अगर मैं कुछ इस तरीके से कर दूं, यानी ये मेरा वॉल्व है और ये भी वॉल्व है, तो यहां से अगर मेरा ये सिस्टम है सर, तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि कुछ मास जा सकता है, ओके, यानी मास भी ट्रांसफर हो सकता है इसमें, और एनर्जी यानी हीट और वर्क भी मैं यहां से ले सकता हूं। तो ओपन सिस्टम का मतलब जहां पे मास को भी मास भी ट्रांसफर हो सकता है, एनर्जी भी ट्रांसफर हो सकता है, और उसका एग्जांपल क्या है, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट विद वॉल्व, उसमें क्या है विदाउट वॉल्व, इसमें क्या है विद वॉल्व। एंड थर्ड सिस्टम इज योर, थर्ड क्या है हमारा, थर्ड है हमारा आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब सर वो सिस्टम जहां पे ना तो मास ट्रांसफर हो ना ही एनर्जी ट्रांसफर हो, तो उसको हम बोलेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। अगर मैं बोलूं कि सर इसका एग्जांपल बताओ, तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है सर यूनिवर्स। क्यों, क्योंकि अगर मान लो मैंने ये फिक्स कर लिया कि ये हमारा यूनिवर्स है, इसी के अंदर अर्थ, सारे सारे प्लैनेट, सारे सब कुछ इसी के अंदर है, तो जब इसके बाहर कुछ है ही नहीं सर, तो ना तो मास ही जा सकता है बाहर, ना ही एनर्जी जा सकता है बाहर। यानी कि अगर मैंने यूनिवर्स मान लिया, आइसोलेटेड सिस्टम का सबसे बेस्ट एग्जांपल यूनिवर्स ही हो सकता है, क्योंकि अगर मैं बहुत सारे बुक्स में लिखा होता अ वेल इंसुलेटेड थर्मो फ्लैक्स, लेकिन वेल इंसुलेटेड बोला गया तो उसको मान तो सकते हैं, लेकिन अगर एक्चुअल में देखने जाए हम लोग, तो उसका भी कुछ ना कुछ कंडक्टिविटी होगा, इसलिए हम उसको नहीं मानेंगे। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर हमसे कोई बोलता है तो मैं बोलूंगा यूनिवर्स। क्यों, क्योंकि यूनिवर्स के बाहर कुछ है ही नहीं, और जब यूनिवर्स के बाहर कुछ नहीं है तो ना तो उसमें मास ट्रांसफर होगा, ना ही उसमें एनर्जी ट्रांसफर होगा। ठीक है फ्रेंड, तो हमने डिस्कस किया कि कितने टाइप का सिस्टम होता है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम है क्या, सराउंडिंग है क्या, बाउंड्री है क्या, और उसके बाद हमने डिफरेंट वेरियस टाइप ऑफ बाउंड्री डिस्कस किया। नेक्स्ट इस वीडियो में एक और चीज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसको हम बोलेंगे कि अप्रोच। हम किस टाइप का अप्रोच पढ़ने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स में, यानी कि ये चीज तो हमने डिस्कस किया कि ये है क्या, अब हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि थर्मोडायनेमिक्स में जो पढ़ने जा रहा हूं, तो थर्मोडायनेमिक्स का कौन सा पार्ट हमें पढ़ना है। ठीक है, तो कौन सा पार्ट पढ़ने के लिए हम डिस्कस करेंगे इसमें, अप्रोच। तो अप्रोच को मैं बोलूंगा दो टाइप का अप्रोच है, माइक्रोस्कोपिक और दूसरा है मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। माइक्रोस्कोपिक अप्रोच एंड मैक्रोस्कोपिक अप्रोच, ये है क्या सर, देखो और यहां से हमें पता चलेगा कि हम थर्मोडायनामिक्स नहीं पढ़ने जा रहे हैं, हम थर्मोडायनामिक्स के अंदर भी एक छोटा सा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो माइक्रोस्कोपिक मैक्रोस्कोपिक होता क्या चीज, वो सिंपल से डिस्कस करते हैं। सपोज मान लो ये रूम है, इस क्लासरूम में सपोज 50 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, इस क्लासरूम में 50 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, यानी कि ये क्लासरूम है सर, और इस क्लासरूम में ऐसे 50 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। अब मुझे कोई आया बाहर से, बोला कि सर एक बात बताओ, ये क्लास कैसी है, क्लास का परफॉर्मेंस कैसा है, क्लास कैसी है, कैसे बच्चे हैं, वो मुझे बताओ। तो मेरे पास दो तरीका है। पहला, अगर वो मुझसे पूछता है कि क्लास कैसी है, बेस्ट मुझे तरीके से बताओ कि क्लास कैसी है, तो मैं बोलूंगा कि सर मुझे बेस्ट तरीके से जानना है क्लास कैसी है, तो मैं 1 बाय 1 50 बच्चों से कुछ कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, और हर बच्चों से क्वेश्चन पूछ के मैं जान पाऊंगा कि कौन सा बच्चा किस लेवल का है, उसके बेसिस पे मैं सब बता सकता हूं कि पूरी क्लास कैसी है। एक तो तरीका ये हुआ कि मैं 1 बाय 1 सारे बच्चों से कुछ पूछूं, और दूसरा तरीका मेरा क्या है कि मैंने आया सीधे क्लास में और मैं 5-6 क्वेश्चन रैंडमली क्लास में पूछ लिया, और किसी को भी मैंने
जो भी आंसर बता दिया उसके बेसिस पे मैं डिसाइड कर लेंगे क्लास कैसी है। यानी कि अगर मैं क्लास में यानी सिस्टम में, मेरा ये सिस्टम है, अगर सिस्टम में मैं वन बाय वन हर मॉलिक्यूल की स्टडी करूंगा, वन बाय वन हर मॉलिक्यूल की स्टडी करूंगा, तो उस अप्रोच को मैं बोलूंगा माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। ठीक है। लेकिन अगर मैंने सिस्टम में एज अ होल स्टडी कर रहा हूं, मैं ये वन बाय वन मॉलिक्यूल के पीछे नहीं भाग रहा हूं, मैंने आया क्लास में और जाके 5-6 क्वेश्चन बच्चों से पूछ लिया, उस 5-6 क्वेश्चन के बेसिस पे मैंने बता दिया कि पूरी क्लास कैसी है, तो उस कंडीशन में मैं बोलूंगा कि मैं उस कंडीशन में क्या कर रहा हूं, मैक्रोस्कोपिक अप्रोच फॉलो कर रहा हूं। यानी कि माइक्रोस्कोपिक में वन बाय वन मॉलिक्यूल पे फोकस करना है और यहां पे मुझे एज अ होल मॉलिक्यूल यानी कि एवरेज बिहेवियर देखना है मुझे। अब नेक्स्ट चीज होगी कि ऐसा क्यों करते हैं और कब करना सही है। तो मैं बोलूंगा कि अगर मुझे बाहर का पर्सन आया और मुझसे बोला है कि सर क्लास कैसी है, अच्छी है, क्या है बताओ मुझे, तो मैं देखूंगा कि वो मुझे कितना टाइम दे रहा है। अगर वो मुझे बोलता है कि सर टाइम बहुत ले लो आप, लेकिन मुझे एग्जैक्ट बताओ कि क्लास कैसी है, तो मैं डेफिनेटली वन बाय वन सारे बच्चों पे डिस्कस करूंगा, सारे बच्चों से डिस्कस करूंगा। यानी कि अगर मैं माइक्रोस्कोपिक अप्रोच फॉलो करूंगा सर, अगर मैं माइक्रोस्कोपिक अप्रोच फॉलो करता हूं, तो मेरा जो टाइम लगेगा वो बहुत ज्यादा लगेगा। लेकिन अगर मैं मैक्रोस्कोपिक अप्रोच फॉलो कर रहा हूं सर, तो जो मेरा टाइम लगेगा बिहेवियर बताने में सिस्टम का, वो कम लगेगा। लेकिन अगर मुझे कोई पूछे कि सबसे अच्छा बिहेवियर किसमें बता सकते हैं, तो सबसे अच्छा बिहेवियर मैं माइक्रोस्कोपिक बता सकता हूं। ठीक है। लेकिन सर अगर मैं माइक्रोस्कोपिक बिहेवियर में फोकस करूंगा, माइक्रोस्कोपिक बिहेवियर जानूंगा, तो आप सोच सकते हो कि वन बाय वन सारे मॉलिक्यूल्स के बारे में डिस्कस करना पड़ेगा। और जब वन बाय वन सारे मॉलिक्यूल के बारे में डिस्कस करूंगा, तो मेरे पास जो डेटा है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि हर मॉलिक्यूल्स का मैंने डेटा कलेक्ट किया है। और जहां भी डेटा बहुत ज्यादा हो जाता है, वहां पे एनालिसिस के लिए, स्टडी के लिए स्टैटिस्टिकल टूल का यूज किया जाता है, जैसा आपने देखा होगा मीन, मीडियन, ये सारी चीजें। तो जब माइक्रोस्कोपिक अप्रोच की बात करेंगे, तो उस टाइप के थर्मोडायनामिक्स को, यानी जो माइक्रो, जहां पे सिस्टम में माइक्रोस्कोपिक अप्रोच लगा रहा हूं, उसको मैं बोलता हूं स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स। और जहां पे मैं एज अ होल डिस्कस कर रहा हूं, तो उसको मैं बोलूंगा क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स। यानी कि अगर मुझसे कोई पूछता है कि सर आप थर्मोडायनामिक्स पढ़ते हो, तो मैं बोलूंगा नहीं सर, हम थर्मोडायनामिक्स नहीं पढ़ रहे, हम थर्मोडायनामिक्स के अंदर एक छोटा सा पार्ट पढ़ रहे हैं जिसको हम बोल रहे हैं क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स। क्यों? क्योंकि हम आगे डिस्कस करेंगे कि मोस्ट ऑफ द सिस्टम, मोस्ट ऑफ द एनालिसिस जो हम करने वाले हैं, वो हम एवरेज सिस्टम का बिहेवियर लेने वाले हैं। वन बाय वन सारे मॉलिक्यूल का बिहेवियर हम लेने वाले नहीं हैं। तो आई होप आपको माइक्रोस्कोपिक मैक्रोस्कोपिक में डिफरेंस पता चला होगा। माइक्रोस्कोपिक का मतलब कि वन बाय वन सारे मॉलिक्यूल की स्टडी किया जाए, मैक्रो का मतलब एज अ होल मॉलिक्यूल की स्टडी किया जाए। माइक्रो टाइम ज्यादा कंज्यूम करेगा, मैक्रो टाइम कम कंज्यूम करेगा। माइक्रो एग्जैक्ट बिहेवियर बता पाएगा, मैक्रो आपको अप्रोक्सीमेट बिहेवियर बता पाएगा। माइक्रोस्कोपिक जो है वो स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स कहलाएगा, और जो हमारा मैक्रोस्कोपिक है वो क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स कहा जाएगा। तो अगर हमसे कोई पूछता है कि आप क्या पढ़ते हो, कौन सा थर्मोडायनामिक्स, तो हम बोलेंगे कि सर हम क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस पे रिलेटेड कि सर माइक्रोस्कोपिक अप्रोच हम कब यूज करेंगे, यानी कौन सी ऐसी स्टडी है जहां पे मुझे माइक्रोस्कोपिक अप्रोच यूज करना चाहिए। तो उस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, ध्यान से देखो। अगर मुझसे कोई पूछता है कि सर माइक्रोस्कोपिक अप्रोच हम कहां पे यूज करेंगे, तो मैं बोलूंगा उसको सर कि सर एट हायर एल्टीट्यूड, एट हायर एल्टीट्यूड की अगर मैं बात करूंगा सर, तो वहां पे मैं माइक्रोस्कोपिक अप्रोच कंसीडर कर सकता हूं। अगर मैं पूछूं या कोई पूछता है क्यों, तो मैं बोलूंगा ध्यान से देखो इस चीज को कि सर अगर मैं हायर एल्टीट्यूड पे जाऊंगा, तो हायर एल्टीट्यूड का मतलब क्या है, डेंसिटी कम हो जाएगा। ठीक है, तो जहां पे डेंसिटी कम होगा वहां पे मैं माइक्रोस्कोपिक कर पाऊंगा। लेकिन क्यों, वो ध्यान से देखो। सपोज मैंने यहां पे एक फिक्स वॉल्यूम ले लिया, वॉल्यूम मेरा फिक्स है, और मैंने देखा कि सर यहां पे मेरे जो मॉलिक्यूल्स हैं कितने हैं, 6 मॉलिक्यूल्स है टोटल।
ठीक है। अब एक काम मुझे पता है कि मास क्या होता है, मास का मतलब क्या है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। और डेंसिटी का मतलब क्या है, डेंसिटी को ऐसे चीज नहीं, डेंसिटी का मतलब ये जो मॉलिक्यूल है कितने पास पास है। अगर मॉलिक्यूल बहुत पास पास है तो डेंस मतलब घना, डेंसिटी मतलब ज्यादा है डेंसिटी। मॉलिक्यूल दूर दूर है तो डेंसिटी कम है। ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ ये क्लास की डेंसिटी मुझे बताओ, तो क्लास में अगर बच्चे सारे पास पास बैठे हुए तो बोलूंगा क्लास की डेंसिटी ज्यादा है, और बच्चे दूर दूर बैठे हुए एक एक बेंच पे एक एक बच्चा बैठा हुआ तो बोलूंगा क्लास की डेंसिटी कम है। सिंपल। तो अगर मुझे कोई बोलता है कि मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, हमें पता है कि मास तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, चेंज क्या होगा, या तो डेंसिटी चेंज हो सकता है या फिर वॉल्यूम चेंज हो सकता है। अब एक बात मुझे और बताओ, अगर मैं बोलता हूं हायर एल्टीट्यूड पे मैं गया, तो जब मैं हायर एल्टीट्यूड पे जाऊंगा तो डेंसिटी तो कम हो जाएगा। हायर एल्टीट्यूड का मतलब क्या है, डेंसिटी कम। लेकिन जब मास तो कांस्टेंट है, तो जब डेंसिटी कम होगा तो वॉल्यूम क्या होगा, वहां पे ज्यादा हो जाएगा। यानी कि सेम इसी 6 मॉलिक्यूल को, 6 मॉलिक्यूल को अगर मैं हायर एल्टीट्यूड पे दिखा रहा हूं, सपोज मैं यहां पे दिखा रहा हूं, अब मेरा वो 6 मॉलिक्यूल इस वॉल्यूम में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि डेंसिटी दूर दूर मॉलिक्यूल चला गया, जब मॉलिक्यूल दूर दूर गया तो डेंसिटी कम हुआ, और डेंसिटी कम होने का मतलब वॉल्यूम ज्यादा हो गया। तो अगर बोलोगे कि सर हायर एल्टीट्यूड पे कर सकते हैं, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा हायर एल्टीट्यूड पे क्यों कर सकते हो, क्यों, लोअर पे भी तो 6 मॉलिक्यूल, हायर पे भी 6 मॉलिक्यूल, तो कैसे कर पाओगे। तो बोलोगे सर हायर मॉलिक्यूल, हायर एल्टीट्यूड पे मैं माइक्रोस्कोपिक अप्रोच कंसीडर कर सकता हूं, लेकिन कब, फॉर अ फिक्स्ड वॉल्यूम, फॉर अ फिक्स्ड वॉल्यूम। मतलब अगर मैंने वॉल्यूम ये लिया, ध्यान से देखो, और इसी वॉल्यूम में 6 मॉलिक्यूल्स थे, तो सेम वॉल्यूम अगर मैं यहां पे लूंगा तो वॉल्यूम कुछ इस तरीके से आएगा, सेम वॉल्यूम। अब मैं सेम वॉल्यूम ले रहा हूं तो उस सेम वॉल्यूम में मेरे केवल मॉलिक्यूल्स, केवल 2 मॉलिक्यूल्स बच गए। यानी यहां पे जो मॉलिक्यूल 6 था, यहां पे मेरे मॉलिक्यूल कितने हो गए, 2 मॉलिक्यूल हो गए। और जब मॉलिक्यूल कम हो गया सर, तो मुझे सिंपल सी बात है, एवरेज करूं या 1 बाई 1 करूं, मेरे लिए कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, क्योंकि जल्दी कर सकता हूं। तो मैं बोलूंगा एट हायर एल्टीट्यूड पे मैं माइक्रोस्कोपिक अप्रोच लगा सकता हूं, बट फॉर अ फिक्स्ड वॉल्यूम। एक फिक्स्ड वॉल्यूम के लिए मैं हायर एल्टीट्यूड पे माइक्रोस्कोपिक अप्रोच यूज कर सकता हूं। ठीक है।